कि जब किसी देश में उत्पादन के प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन मिल करके अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक वर्ष में हम जोड़ करके बिना दोहरी गणना के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को जब प्राप्त करते हैं तो वो राष्ट्रीय आय के बराबर माना जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय एक गणना है जो एक देश में आर्थिक गतिविधियों को शामिल करती है। यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे मैं कर रहा हूं, चाहे आप कर रहे हो, चाहे फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, या एक देश में कोई कंपनी कर रही है, या कोई भी विदेशी व्यक्ति कर रहा है, या विदेशी कंपनी कर रही है, देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है, मौद्रिक मूल्य दिया जाता है। और मौद्रिक मूल्य को हम एक साल के प्रोडक्शन को जोड़ करके हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। ठीक है। परिभाषा से ये बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है थोड़ा। ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी इसमें है, और थोड़ी बहुत चीजें जो है कॉन्सेप्चुअल हैं, उसको समझना है। कई बार एनसीईआरटी जैसी किताबों में जब आप पढ़ेंगे या फिर और किताबों में, तो बहुत जल्दी ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ कोशिश की जाएगी कि थोड़ा जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो परिभाषा बताई गई थी उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, वो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे कि परिभाषात्मक लेवल पर दोहरी गणना क्या होती है। उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग क्लेरिफाई करेंगे कि दोहरी गणना की संकल्पना क्या है। दोहरी गणना की संकल्पना को समझने के लिए हमें अंतिम वस्तुओं की संकल्पना को समझना होगा। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। यानी उत्पादन की प्रक्रिया में मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं का कॉन्सेप्ट आता है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है और अंतिम वस्तु क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतिम वस्तु की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अंतिम वस्तु, सेवाएं हमेशा अंतिम ही होती हैं, सेवाएं मध्यवर्ती नहीं होती हैं। ठीक है। जैसे कंपनी सेवा दे रही है, आप उसे ले रहे हैं, बीच में मॉडिफिकेशन या चेंज या परिवर्तन नहीं हो सकता उसका। ठीक है। या डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहा है, डायरेक्टली उसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता कि सेवा का रूप बदल दिया जाए। लेकिन वस्तुओं का नेचर जो है वो इंटरमीडिएट भी होता है और अंतिम भी होता है। अंतिम तो होता ही होता है, लेकिन इंटरमीडिएट भी होता है। लेकिन सेवाओं का कोई मध्यवर्ती स्वरूप या इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। जैसे मैं आपको सेवा दे रहा हूं, आप कुछ परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते। जिस रूप में मैं सेवा दे रहा हूं उसी रूप में आप ले रहे हैं उससे। ठीक है। बीच में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे चेंज किया जा सके। ठीक है। या फिर इसी तरीके से कोई वकील आपको सेवा दे रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कोई सर्विस दे रहा है, वो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें चेंज करने का कोई मामला ही नहीं बनता है, बीच में कुछ उसमें मॉडिफिकेशन या परिवर्तन या संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन वस्तुओं का नेचर ऐसा होता है जो बीच में परिवर्तित हो सकती है, उसका रूप बदला जा सकता है, उससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। उसका स्वरूप ऐसा ही होता है। तो अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं की काउंटिंग को भी जोड़ लें नेशनल इनकम की गणना में, और अंतिम वस्तुओं की काउंटिंग को भी जोड़ लें, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी फिर। जबकि सेवाएं मैंने बताया हमेशा अंतिम ही होती हैं, ये मध्यवर्ती हो ही नहीं सकती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है, अंतिम वस्तु की संकल्पना, ना कि अंतिम सेवा की संकल्पना। सेवाएं मैंने बताया कि हमेशा अंतिम ही होती है, मध्यवर्ती हो ही नहीं सकती। जैसे इस रूम में देख रहे हो, मैं सेवा दे रहा हूं, वो अंतिम है। ठीक है। लेकिन इस रूम में बहुत सारी वस्तुएं भी हैं। इन वस्तुओं को देखें थोड़ा ध्यान से आप लोग। ठीक है। आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, आपके पास बोतल है, आपके पास हो सकता है घर से टिफिन लेकर आए हो, वो भी है। ठीक है। इस रूम में एसी है, बोर्ड है। ठीक है। और तमाम तरीके की और भी चीजें हैं यहाँ पर। क्या लगता है ये सब कैसी वस्तुएं हैं, अंतिम है या मध्यवर्ती हैं? हम्म। कैसे? ये कैमरा कैसे मध्यवर्ती हुआ, ये लगा हुआ है जो सामने है, ये कैमरा एक वस्तु है, ये मध्यवर्ती कैसे होगा? मध्यवर्ती का मतलब होता है कि हम उसे दूसरी वस्तु के निर्माण में इस्तेमाल कर सकें, यानी उसका रूप बदल दें, और रूप बदल करके दूसरी वस्तु के लिए उसका प्रयोग कर सके, या दूसरी टाइप की वस्तु बना सके।
लेकिन क्या कैमरे से हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं? उसका रूप बदला जा सकता है। आपके मोबाइल का रूप बदला जा सकता है। आपके कपड़े जो पहन रखे हैं उसका रूप बदला जा सकता है। आप जो पेन यूज कर रहे हैं उसका रूप बदला जा सकता है। कॉपी का रूप बदला जा सकता है, जो आप कॉपी यूज कर रहे हैं लिखने के लिए। या ये बोर्ड है पीछे लगा हुआ, इसका रूप बदला जा सकता है। किसका रूप बदला जा सकता है बताएं? कोई भी ऐसी वस्तु इसमें है जिसका रूप बदला जा सकता है? अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। अगर नहीं है आंसर, तो इसका मतलब है कि ये अंतिम वस्तु है। ठीक है, ये कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। मैं कैमरे को कंज्यूम कर रहा हूँ, कंपनी कैमरे को कंज्यूम कर रही है, उसका कुछ लाभ उनको मिल रहा है। ये बोर्ड को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, कंपनी कंज्यूम कर रही है। आप चेयर को कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी अंतिम वस्तु है कि नहीं? इसका रूप बदला जा सकता है? क्या बदला जा सकता है बताएं? ऐसे नहीं होता है। ये तो हम कपड़े को भी रूप बदल सकते हैं, पोछा बना सकते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है कि नहीं? कपड़े को पोछा बना लें। अब ये समझना है। ठीक है, मध्यवर्ती वो सभी वस्तु होंगी जिनका रूप बदल करके उससे दूसरी वस्तु का निर्माण कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कार का एग्जाम्पल हो सकता है, तो कार एक अंतिम वस्तु है, लेकिन कार से पहले जो असेंबलिंग करने के लिए जो चीजें यूज हुई वो मध्यवर्ती हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनका इस्तेमाल उस कार में ही होना था। ठीक है, उसका रूप बदल करके हमने कार बना दिया। जैसे एसी, कार का एसी, वो कार के लिए बनाया गया। ठीक है, कार बनी तो उसमें एसी लग गया। अब उसका रूप बदल गया। ठीक है, और रूप बदल करके उसको कार के लिए इस्तेमाल कर लिया हमने। अब वो कार नहीं बनती तो वो एसी का इस्तेमाल भी नहीं होता, हम रूम में नहीं लगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि कार के लिए बना है वो। कार का सीट है, कार में नट बोल्ट जो लगते हैं, कार में इंजन जो लगता है, वो किसके लिए बना है? कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ होगा ना वो, और कार के लिए हुआ होगा। और जब कार की असेंबलिंग हो रही थी तो सारी चीजें उस कार में लगा दी गई। अब सोचे कि आप मैं एसी का मूल्य जोड़ लूं, कार के सीट का मूल्य जोड़ लूं, सीट कवर का, या फिर जो भी उसका कैबिनेट पूरा है उसका जोड़ लूं, या फिर इंजन जोड़ लूं, बोल्ट जोड़ लूं, और फिर कार को भी जोड़ लूं। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं? है ना डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम? तो ये है। इसके अलावा जैसे मान ले कि कोई कपड़ा बनाना है, कपास है। ठीक है, कपास एक मध्यवर्ती वस्तु है। कपास का रूप चेंज हो सकता है ना? कपास एक वस्तु है, और कपास का रूप चेंज करके हम कपड़ा बना सकते हैं। बना सकते हैं। कपड़ा अंतिम वस्तु है, लेकिन कपास अंतिम वस्तु नहीं है। कपास भी एक वस्तु है, उसका भी उत्पादन हुआ देश में है। लेकिन कपास डायरेक्टली हम कपड़े के रूप में तो इस्तेमाल कर नहीं सकते कि कपास ओढ़ लिया चले आए। ऐसा तो नहीं है। उससे कॉटन बनेगा, कपड़ा बनेगा, वो सारी चीजें होंगी। तो कपास जो है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में होती है। ठीक है, कपास को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कपड़ा बनेगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू शामिल होगा उसमें। वैल्यू शामिल होगा। कपास को भी जोड़ लें और कपड़े को भी जोड़ लें तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं कहूं कि आपको कोई भी खाद्यान्न, जैसे गेहूं ले ले। गेहूं का डायरेक्टली हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, खा सकते हैं? कोई भी खाता है डायरेक्टली कच्चा? काश की खाता तो अच्छा होता, ऐसा है नहीं। क्योंकि तब नकली से बच जाते हैं हम लोग। डायरेक्टली गेहूं खा खा करके अंदर ही पीस करके और खत्म। ना रोटी बनाने का झंझट ना कुछ। कितना आसान होता ना। रोटी बनाना बड़ा हेक्टिक और बहुत, और भी गर्मी में तो और खतरनाक काम है। काश की ऐसी कोई चीज होती जो डायरेक्टली हम खा लेते गेहूं को, अंदर ही चीजें पिस जाती, हो गया, पेट भर गया। लेकिन जितने भी आप अनाज देख रहे हैं, चाहे वो रागी हो चाहे मक्का हो,
चाहे वो मिलेट्स का कोई भी मोटे अनाज हो, चाहे वो गेहूं हो, वो बिना प्रोसेसिंग के, बिना उसका रूप बदले हुए हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। डायरेक्टली हम नहीं खा सकते उसको, रूप बदलना ही पड़ेगा उसका। तो गेहूं हो चाहे मोटे अनाज कोई भी हो, अपने स्वरूप में वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंज्यूमर उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब एक बार आटा बन गया उससे, गेहूं से आटा बन गया, या फिर मक्के से आटा बन गया, या फिर किसी भी मोटे अनाज से आटा बन गया, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी बना करके खा सकते हैं। तो आटा अपने स्वरूप में अंतिम वस्तु हो सकती है, लेकिन गेहूं तो नहीं हो सकती, मोटे अनाज कोई भी नहीं हो सकते। ठीक है, अपने स्वरूप में अंतिम वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रूप बदलना पड़ेगा, तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगर गेहूं को भी जोड़ लें और आटे को भी जोड़ लें, तो फिर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, दोहरे काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी ना, आएगी। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा देश के अंदर, जिससे हमारी जीडीपी का साइज बढ़ा हुआ नजर आएगा, ऐसा लगा कि हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है। तो इन सब समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल न करें अपने उत्पादन प्रक्रिया में। ठीक है, अपने नेशनल इनकम काउंटिंग के प्रोसेस में मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं शामिल करते, अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। और अंतिम वस्तुओं का रूप नहीं बदला जाता, या फिर अगर बदला भी जाए तो उसे कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया हो तो हो गया। जैसे आटे का रूप भी बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि आटा अंतिम हो गया, आटा भी मध्यवर्ती हो सकता है। अब आटे को किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी खरीद ले, तो रूप बदल गया ना आटे का, बिस्किट बन गया उससे, है कि नहीं। तो बिस्किट को काउंट करेंगे कि फिर आटे को काउंट करेंगे? बिस्किट को काउंट करेंगे। अब बिस्किट अंतिम वस्तु हो सकता है, क्योंकि बिस्किट को लोग खाएंगे खाएंगे, चाहे चाय में डुबो कर खाए, चाहे पानी में डुबो कर खा लें, कहीं तो खाएंगे, या डायरेक्टली मुंह से खा लें। अब कुछ लोगों की आदत होती है ना, जैसे बिस्किट लेते हैं तो चाय आता है तो उसमें डुबो डुबो कर खाते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि चाय जैसे ही देखेंगे बिस्किट उनके सामने होगा तो वो डुबो ही देंगे उसमें। तो रूप बदला, बिस्किट बना, अंतिम वस्तु हो गई, खा लिया, काम खत्म। या फिर आटे से ब्रेड भी बन सकता है, रूप बदला, आटे का रूप बदल करके हमने ब्रेड बना दिया, उससे रूप बदल गया। या फिर ब्रेड का रूप भी बदल सकता है, ब्रेड भी अंतिम वस्तु हो सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती है। या जितने ब्रेड के हिस्से का इस्तेमाल हमने अंतिम वस्तु के रूप में कर लिया, वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। और जितने का नहीं किया और अगले स्टेज पर चला गया, वो अगले किसी कंपनी ने खरीद करके उसे सैंडविच या बर्गर या जो भी वो बना दिया, तो रूप बदल गया उसका, ब्रेड का रूप भी बदला ना। और उसके बाद उसे सैंडविच या बर्गर के रूप में मार्केट में लेकर आती है बेचने के लिए। ठीक है, तो कंपनियां हैं, वो कंपनियों का एक चेन है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर ही वो चीजें हैं। तो अंतिम वस्तु की संकल्पना यही है कि अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जिसे अंतिम रूप से कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, अर्थात उसका रूप नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, और अंतिम रूप से वो कंज्यूमर गुड्स बन जाती है। लेकिन जब किसी वस्तु का रूप बदल करके हम दूसरी वस्तु के लिए उसका इस्तेमाल कर ले, या दूसरी वस्तु उससे बना दे, तो उसे हम प्रोसेस में मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। और मध्यवर्ती वस्तुओं को नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। इस प्रोसेस में हम शामिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि शामिल करेंगे तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल एक फ्लो में मैं बना देता हूं, उसको थोड़ा सा देख लेंगे आप। इससे आपको जीएसटी आगे समझने में मदद मिलेगी। और जीएसटी के बारे में न्यूज भी आ रहा है काफी कुछ, अभी न्यूज़पेपर में सुनने को मिल रहा होगा आपको, जीएसटी की रेट्स कम किए जा रहे हैं। और 5% और 18% के दो ही स्लैब्स होंगे अब, और एक 40% का स्लैब भी लगाने जा रही है शायद सरकार, 40% का। हाँ, तो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन आया हुआ है, और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा अब। 40% का भी एक टैक्स लगाया गया है। तो वो वैसी वस्तुओं पर लगाया गया जो सिन गुड्स है। सिन, SIN, ये समझते हैं सिन गुड्स क्या होता है? हाँ, सिन गुड्स वैसी गुड्स होती हैं जो समाज के संदर्भ में देखा जाता है कि उससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी उसका कंजम्पशन करने से समाज पर बैड इम्पैक्ट आता है। जैसे शराब है, तंबाकू है, कोई भी और इस तरीके का जो उत्पाद आप देख रहे होंगे, वो सब इससे समाज के हेल्थ को, समाज के लोगों को प्रभावित करता है।
उसको हम सिन गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो सिन वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जो समाज के हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालते हैं, उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। और बहुत सारे कारों पर ज्यादा टैक्स लग्जरी आइटम पर भी लगाया जा रहा है। लग्जरी आइटम वैसी आइटम होती हैं जो आवश्यकता के लिए इस्तेमाल नहीं होती, लग्जरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दिखावे के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे मेरा मोबाइल आईफोन, ये दिखावे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेशन गुड्स है। ठीक है, इसीलिए इसका एप्पल कोई छुपाता नहीं है, एप्पल दिखाता रहता है। वो एप्पल छुपा देंगे तो उस मोबाइल का महत्व ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई वर्थ ही नहीं रह जाएगा, कहने का मतलब है। अगर दिखाना है तो पूरा दिखाना है, फिर आधा अधूरा क्यों दिखाएं। और एप्पल का एरिया पूरा वो इसीलिए दिखता रहता है सबको। ठीक है, उसका कवर भी उसी तरीके से डिजाइन होता है, बनाया जाता है ताकि वो दिखे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन गुड्स, इस्तेमाल के लिए और भी मोबाइल है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, वो भी वही काम करेगा जो एप्पल करेगा, लेकिन अब लग्जरी है। ठीक है, जब तक एक 1.5 लाख का फोन हाथ में न रहे तब तक कैसे लगेगा कि मेरा भी स्टेटस सिंबल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, वो चीजें स्टेटस सिंबल को शो करती हैं। कार स्टेटस सिंबल को शो करती हैं। ठीक है, साइकिल थोड़ी स्टेटस सिंबल को शो करेगी। अब कोई साइकिल खरीद ले तो वो स्टेटस सिंबल बन जाए, ये तो नहीं होगा देश में, है कि नहीं। अगर गोल्ड पहना हुआ है, 5-10 उंगलियां है ना, हाँ 10 उंगलियों में अगर अंगूठियां पहना हुआ है, मोटा सा चेन पहना हुआ है, स्टेटस सिंबल है, चले जा रहा है वो। कड़ा भी पहना हुआ है, लग्जरी है, स्टेटस सिंबल है। मैं नहीं पहनता, मुझे आदत नहीं है कभी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, नहीं है, होता सबके पास है। ठीक है, कुछ लोग दिखाने में यकीन रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, और मैं इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं रखता हूँ। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, जबकि जबरदस्ती बहुत बार चेन अंगूठियां पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने उतार दिया, मैंने कहा नहीं पहन पाऊंगा, संभव नहीं है मेरे लिए, और किसी तरीके की नहीं। तो कहने का मतलब है स्टेटस सिंबल को बताता है ये। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसमें आता है, प्रभाव प्रदर्शन प्रभाव आता है, और ये प्रदर्शन प्रभाव कई लोगों में दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो इंटरमीडिएट होती हैं उनको हम शामिल नहीं करते हैं नेशनल इनकम काउंटिंग में। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सिंपल से एग्जाम्पल है। अगर गेहूं को मैं मध्यवर्ती वस्तु मानता हूं, जो कि है भी, ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में, तो गेहूं को उस व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाएगा जो उससे आटा बनाएगा। ठीक है, जब तक आटा नहीं बनेगा वो कंज्यूमर गुड्स में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आटा बनाया जाएगा किसी फैक्ट्री ओनर के द्वारा, जो मिल ओनर है, आटा बनाने वाला मिल है, उसके द्वारा वो खरीद लिया जाएगा गेहूं, और गेहूं से आटा बना दिया जाएगा। तो अगले स्टेज पर ये आटा बना दिया जाएगा। आटा अंतिम वस्तु हो सकती है, लेकिन मध्यवर्ती भी हो सकती है। मैंने बताया आपको कि आटा की मतलब नेचर दोनों हो सकता है, क्योंकि अगले स्टेज पर हो सकता है कि किसी ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने आटे को खरीद लिया है, ब्रेड बनाने के लिए रूप बदलेगा फिर एक बार। ठीक है, तो आटे से एक ब्रेड भी बन सकता है। ठीक है, या आटे से बिस्किट भी बन सकता है, ये कह सकते हैं। तो आटे का रूप बदला, या तो बिस्किट बना या ब्रेड बना। जितनी मात्रा में कोई वस्तु आटा जो है बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया, तो बिस्किट अंतिम वस्तु हो जाएगी। और जितनी मात्रा में ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया, तो ब्रेड अंतिम हो सकता है, लेकिन मध्यवर्ती भी हो सकता है। ठीक है, और ब्रेड को अगर मान ले किसी सैंडविच बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया, तो वो सैंडविच बना दिया उसको, तो ये बन गया सैंडविच। अब थोड़ा वैल्यू देते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि गेहूं का जो मूल्य है वो 1,000 रुपए है। ठीक है, 1,000 रुपए का गेहूं खरीदा गया आटा बनाने वाली किसी मिल ओनर के द्वारा। ठीक है, और आटा बनाने में इसने कुछ मशीनरी का यूज किया होगा, बिना मशीनरी के तो नहीं होगा ना, मशीनरी का यूज किया होगा, या फिर इसने लेबर का भी यूज किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया होगा। ठीक है, वो कैपिटल का यूज किया होगा, ये सब किया होगा ना। तो इसको यूज करने में हो सकता है कि इसकी कुल लागत मिला करके, जो कच्चे सामान, ये कच्चा सामान है। ठीक है, और इसमें और इनपुट क्या लगेगा, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मैनेजमेंट, कैपिटल, ये सब भी लगेगा। तो यहाँ से कच्चा सामान लिया, बाकी लेबर वगैरह और लगा करके इसने आटे में इसे बदल दिया। ठीक है, और इसकी लागत हो गई इतनी, जिसमें 1,000 रुपए इसमें शामिल है, क्योंकि कच्चे सामान का मूल्य शामिल होगा इसमें। ठीक है,
अब इसकी लागत 1800 आ गई, ठीक है। 1800 पर ये सामान को बेचेगा नहीं, अभी प्रॉफिट वगैरह जोड़ना उस पर है, वो यहाँ पर मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, जोड़ भी नहीं सकते अभी। यहां से मान लेते आटा, इसको किसी कंज्यूमर ने नहीं खरीदा रोटी बनाकर खाने के लिए, बल्कि ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया। और ब्रेड बनाने वाली कंपनी के लिए आटा क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु, कच्चा सामान हो गया ना। अगर ये खरीदेगी ब्रेड बनाने वाली कोई कंपनी, तो उसके लिए आटा एक कच्चा सामान है। इसके अलावा लेबर यूज करेगा, मशीनरी यूज करेगा, कैपिटल यूज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, और इसका यूज करके ये ब्रेड बना देगा उससे, ठीक है। और ब्रेड की पैकेजिंग भी होगी और तमाम तरीके की चीजें होंगी। तो मान लेते हैं कि ये इतना करने में इसे ये प्राइस लग गया, ठीक है, जिसमें 1800 कच्चे सामान का रेट शामिल है। ये 1800 का है ना, तो ये शामिल है उसमें। अब आप सोचे कि ब्रेड बनाने वाली कंपनी ब्रेड को कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच सकती है पैकेट बंद करके, बिकता ही है मार्केट में, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद है कि उसको थोड़ा सेक करके घी लगा करके थोड़ा सा चाय वाय के साथ खाएंगे, ठीक है, ये पसंद है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, और वास्तव में नहीं खाना चाहिए। ब्रेड सबसे खतरनाक वस्तुओं में से एक है मार्केट में, पहले जैसा नहीं बनता, बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं इसमें। खैर, ये तो नैतिकता की बातें हैं और हेल्थ की बातें हैं, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स की बातें कर लेते हैं। ब्रेड से सैंडविच बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया, मैकडोनल्ड ने खरीद लिया, या फिर किसी और कंपनी ने खरीद लिया, और उसको बेसिस पर उसने सैंडविच में बदल दिया उसे। सैंडविच में बदलने में बहुत सारे लेबर और इलेक्ट्रिसिटी और तमाम तरीके की चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा वहां पर भी, और ये कच्चे सामान का इस्तेमाल भी हुआ होगा, ठीक है। और इसको बदल करके ये 3500 रुपए का हो गया, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। तो अब सभी को अगर जोड़ लें, सभी को जोड़ें, कितना आ रहा है? 2800 और 2500, 5300 और 8800 रुपए। इकोनॉमी 8800 रुपए की है, 8800। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर 8800 की होगी तो डबल काउंटिंग की वजह से इतनी साइज बड़ी हुई नजर आ रही है, ठीक है। यानी इन सबको जोड़ लें तो 8800 रुपए के बराबर की इकोनॉमी है, जो कि फेक है, नकली इकोनॉमी है, यानी गलत इकोनॉमी है, इकोनॉमी को मैनिपुलेट किया गया यहाँ पर है। इतना है नहीं ये, ठीक है, क्योंकि 1000 इस 1800 में शामिल है, 1800 ये 2500 में शामिल है, और 2500 ये 3500 में शामिल है। इसका मतलब है कि टोटल इकोनॉमी जो हमारी साइज होना चाहिए वो 3500 का ही होना चाहिए, 8800 का नहीं होना चाहिए। यानी साइज मतलब एक तरीके से एक्सेजरेट किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, क्योंकि डबल काउंटिंग की गई इसमें है, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको कहते हैं मूल्यवर्धन, ठीक है, मूल्य वर्धन। और मूल्यवर्धन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। मूल्यवर्धन का फार्मूला मैं बता देता हूं, सिंपल सा है। मूल्यवर्धन इज इक्वल टू निर्गत मूल्य माइनस आगत मूल्य। निर्गत मूल्य माइनस आगत मूल्य। अब सोचे, पहला स्टेज मैंने लिया है मूल्यवर्धन निकालने के लिए, जहां गेहूं से आटा बनाया गया, पहला स्टेज। पहले स्टेज में निर्गत क्या है, आउटपुट क्या है, आटा आउटपुट है, और इनपुट क्या है, आगत, गेहूं। तो रख दे इसमें, निकल जाएगा 1800 माइनस 1000, कितना आया, 800 रुपए। तो आटे बनाने वाले का योगदान जो उसमें है 800 रुपए का है, ठीक है। यहां तक इकोनॉमी 1800 की हो गई, क्योंकि 1000 ये है और 800 इसका योगदान है, 1800 हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेज पर चलते हैं, क्योंकि अभी भी ये मध्यवर्ती वस्तु के रूप में यूज हो रहा है, अगले स्टेज पर जाएगा, और अगले स्टेज पर भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। इसको वीए लिखेंगे, वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन। आउटपुट और इनपुट यहां पर भी देखेंगे, तो यहां पर आउटपुट क्या है, ब्रेड है, और इनपुट क्या है, आटा है, ठीक है। तो निकाल दें, इज इक्वल टू 2500 माइनस 1800, 700। तो दो चीजें इससे पता चल रही है, एक तो इसका योगदान कितना वो पता चल रहा है, और हम एक्चुअल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर नकली इकोनॉमी नहीं दिखेगी,
वास्तविक इकोनॉमी दिखेगी। तो ये मूल्यवर्धन हुआ 700 रुपए का, इसका योगदान कितना हुआ 700 रुपए का, यानी वैल्यू एडिशन चेन में इसने 700 रुपए ऐड कर दिया, 700 रुपए जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के इसका योगदान 700 रुपए के बराबर आ गया। अब यहां से ये बात 700 और 800 जोड़ लेंगे 1500, और 1000 ये जोड़ लेंगे तो 2500 की इकोनॉमी है, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, 2500 की टोटल है। ठीक है, इससे अगले चरण पर भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, वैल्यू एडिशन निकालेंगे। अब इसका योगदान भी पता चल जाएगा और कितना इकोनॉमी है, अब साइज पता चल जाएगा आपको। तो वैल्यू एडिशन में आउटपुट 3500 का है, इनपुट 2500 का, तो कुल इसका योगदान है 1000 रुपए का। तो तीनों स्टेज के बाद ये कंज्यूमर को चला जाएगा, यानी इसके बाद कौन आएगा, अब यहाँ इसका रूप तो चेंज नहीं होगा, उपभोक्ता को ये बेच दिया जाएगा। उपभोक्ता को जब बेचा जाएगा तो कितना वैल्यू आई, 1000 ये जोड़ेंगे आप, ठीक है, यानी देखें जोड़े यहाँ 1000 इसका, 800 ये, 700 ये, तो कुल मिलाकर के 3500 रुपए का जीडीपी 3500 रुपए की है। अगर मैं नॉर्मल मान लू तो, कि गेहूं को आटा बनाने में यूज किया गया, आटे को ब्रेड बनाने में यूज किया गया, और ब्रेड को सैंडविच बनाने में पूरा का पूरा यूज किया गया, तो टोटल इकोनॉमी हमारी साइज कितनी हुई 3500 रुपए, क्योंकि अंतिम रूप से यही वस्तु कंज्यूमर खाएगा। ठीक है, ये मान लिया गया। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन, और इस तरीके की चीजों को कहते हैं अंतिम वस्तु की संकल्पना। तो अंतिम वस्तु इसमें क्या हुई, सैंडविच, रूप देखे कितनी बार बदला, और तब जाकर के अंतिम वस्तु तक पहुंचा, और तब हमें पता चला कि हमारी इकोनॉमी का साइज कितना है, हमारी अर्थव्यवस्था की साइज कितनी है, ये पता चला। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन आपको, ठीक है? नहीं नहीं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि अंतिम वस्तु की संकल्पना को हम निकाल कैसे रहे हैं? हाँ, इससे इसी से जीडीपी काउंट हो जाती है। मतलब जीडीपी का पता हमें लगाना हो तो हम ये तो नकली जीडीपी हो गई ना, सारा जोड़ देंगे तो इससे पता चला कि हमारी जीडीपी का साइज कितना है। ठीक है, बट जीडीपी की मेथोडोलॉजी पर भी बातचीत करनी है, वो अभी नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि अंतिम वस्तु की संकल्पना में क्या चीज आती है। क्लियर है सबको, इसको बना लेंगे आप लोग। दोहरी गणना की संकल्पना, दोहरी गणना की संकल्पना को समझने के लिए, दोहरी गणना की संकल्पना को समझने के लिए हमें अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं की संकल्पना को समझना होगा। अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं की संकल्पना को समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका रूप बदलकर, जिनका रूप बदलकर दूसरी वस्तु के निर्माण में, दूसरी वस्तु के निर्माण में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी वस्तु के निर्माण में
उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि यही कारण है कि अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। मध्यवर्ती वस्तुओं को यही कारण है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अंतिम वस्तुएं अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका रूप बदलकर जिसका रूप बदलकर दूसरी वस्तु के लिए दूसरी वस्तु को विनिर्मित करने के लिए रूप बदलकर दूसरी वस्तु को विनिर्मित दूसरी वस्तु को विनिर्मित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी वस्तु को विनिर्मित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। या या अंतिम रूप से या अंतिम रूप से उस वस्तु का इस्तेमाल उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम रूप से उस वस्तु का इस्तेमाल उपभोक्ताओं द्वारा कर लिया जाता है उपभोक्ताओं द्वारा कर लिया जाता है। जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि सेवाएं हमेशा अंतिम होती हैं। उल्लेखनीय है कि सेवाएं हमेशा अंतिम होती हैं। सेवाएं हमेशा अंतिम होती हैं। ठीक है, तो ये अंतिम वस्तु की संकल्पना थी। अंतिम वस्तुओं के रेफरेंस में बहुत सारी चीजें के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बता दिया गया। अब हम लोग बातचीत करेंगे नेशनल इनकम, जो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को समझ लेंगे तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी
कुछ चीजें थोड़ा सा दिमाग में भी बनाए रखना उन परिभाषाओं का है, क्योंकि आगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी निकालते समय हमें काम करेगा वो। और अगर इसको मैं नहीं बताऊंगा तो जीडीपी डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जीडीपी में डायरेक्टली पढ़ा दो कि जीडीपी क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कुछ परिभाषाएं हम लोग इसमें देखेंगे। कुछ परिभाषाएं। हम्म, क्या लगता है आपको कि अगर एक देश में एक अ, देश के नागरिक भी रहते हैं जो उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं जो उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं, विदेशी कंपनियां भी होती हैं, देसी कंपनियां भी होती हैं जो उत्पादन कार्यों में लगी रहती हैं, तो राष्ट्रीय आय निकालते समय हमें क्या करना चाहिए? इनमें विदेशी लोगों को निकाल देना चाहिए या फिर उनको भी शामिल करना चाहिए? यानी विदेशी लोग जो उत्पादन कर रहे हैं उनको भी शामिल करना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? हम्म। हाँ, उसकी भी कैटेगरी होती है, उसी को थोड़ा सा पहली परिभाषा में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहली परिभाषा हमारी है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि एक देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, देसी भी रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं, भारतीय कंपनियां भी हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं, व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति भी देसी हैं, विदेशी हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं, जैसे आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? आप में से कोई उत्पादन कर रहा हो? नहीं। मैं उत्पादन कर रहा हूँ एक सर्विस का। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग फैक्ट्री लगाकर बैठे हैं, वो उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उत्पादन नहीं भी कर रहे होते, ये नहीं कि सब लोग उत्पादन कर रहे हों, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो उत्पादन प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं और जिसकी वजह से उनकी कुछ आय जनरेट हो रही है, उनको हम जीडीपी काउंटिंग में या राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं। उसमें कंपनियां भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं और देसी भी हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हमें निवासी की संकल्पना पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। निवासी व अनिवासी की संकल्पना। निवासी और अनिवासी की संकल्पना। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है, इसको कहते हैं। रेजिडेंट में कौन कौन आते हैं और नॉन रेजिडेंट में, इसको थोड़ा समझना है, इसको फ्लो में मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं देश के अंदर, जो देश के नागरिक होते हैं, उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं। अच्छा, हमारे देश के लोग विदेशों में भी रहते हैं, ये तो जानते ही होंगे। अब हमारे देश के लोग विदेशों में रहते हैं, विदेशों में उत्पादन कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां विदेशों में उत्पादन कार्य कर रही हैं, तो जिस देश में कर रहे हैं उसी के साथ जुड़ी हुई हैं वो। विदेशी कंपनियां हमारे देश में है, विदेशी व्यक्ति हमारे देश में उत्पादन कार्य कर रहा है, वो हमारे देश में कर रहे हैं। नेशनल इनकम इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अगर सीधे सीधे हम देखते हैं कि हमारे देश की कंपनी है और हमारे देश का व्यक्ति है, वो उत्पादन कार्यों को जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। एक देश के लोग दूसरे देश में रह रहे हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, और इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी होती है। ठीक है, अब इसमें कोई व्यक्ति है जो नागरिक है, और ध्यान देंगे सिर्फ वही नागरिक लेंगे जो उत्पादन कार्यों में लगा हो देश के अंदर। ये व्यक्ति है, नागरिक है, उत्पादन कार्यों में लगा है। और इसी में हम लोग लेंगे कोई भारतीय कंपनी जो भारत में उत्पादन कार्यों में लगी है। भारतीय कंपनी जो देश के अंदर उत्पादन कार्यों में लगी है। ठीक है, तो नागरिक जो व्यक्ति हो सकता है, और कोई भारतीय कंपनी जो इस देश के कानून के अंतर्गत बनी हुई हो और इस देश में उत्पादन कार्य में लगी हुई हो। इनकम जनरेट होगी कि नहीं होगी उससे? इनकम होगी ना। तो ये वो व्यक्ति है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वैसे लोग आते हैं दूसरी कैटेगरी में, जो एक देश में रहते हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, विदेशी नागरिक हैं, लेकिन हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, विदेशी कंपनी है, विदेश में बनी हुई है, विदेशी कंपनी कानून के द्वारा हमारे देश में उत्पादन कार्य कर रही हो। जैसे कोई एग्जांपल विदेशी कंपनी का, हुंडई कार बनाने वाली कंपनी है, हमारे देश की है? नहीं है, कोरिया कंपनी है, साउथ कोरिया की। ठीक है, कुछ दिन पहले फोर्ड एक कंपनी थी
जो भारत में उत्पादन कार्य कर रही थी, बाद में पैकअप कर लिया इन्होंने। फोर्ड अमेरिकन कंपनी, उत्पादन कार्य भारत में, प्लांट उनका था भारत में, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा था उन्होंने। ठीक है, उत्पादन कार्य कर रही थी ना। और हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी कंपनी है, बहुत सारे टूथपेस्ट, बिस्किट, नूडल्स, ये सब उसी कंपनी के हैं। पूरा ग्रोसरी मार्केट है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जितने भी रिंस सर्फ ये सब देखते हैं ना आप, साबुन वाबुन, ये सब उसी कंपनी के बनते हैं। ये भी विदेशी कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। हमारे देश में उत्पादन कार्य कर रही है, और भी देशों में कर रही है, हमारे देश में भी कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही? तो वैसी कंपनियां जो विदेशी हैं, और वैसे व्यक्ति जो विदेशी राष्ट्रीय हैं, लेकिन 1 साल या उससे अधिक से किसी देश में रह रहे हों। जैसे हमारे देश में अगर कोई विदेशी राष्ट्रीय 1 साल या उससे अधिक से रह रहा हो, और कोई विदेशी कंपनी जो है 1 साल या उससे अधिक से रह रही हो, तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो 1 वर्ष या अधिक समय से रहने वाले विदेशी राष्ट्रीय एवं कंपनियां। दूसरी कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी ये है जो देश के लोगों की है। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? सिंपल सा है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी इसमें है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो विदेशी हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष से कम समय तक रहते हैं। ठीक है, यानी इनमें अंतर किया गया विदेशियों में। एक वैसे विदेशी जो 1 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हो, और दूसरे वैसे विदेशी जो 1 साल से कम समय से रह रहे हैं। तो 1 वर्ष से कम समय तक रहने वाले विदेशी राष्ट्रीय। ठीक है, उत्पादन प्रोसेस में इन दोनों को हम लोग एक मानते हैं, और इनको निवासी का दर्जा देते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो गए? निवासी। और ये जो है, चूंकि इसका 1 साल से कम समय तक रहता है, तो इसको उत्पादन की प्रक्रिया में अनिवासी का दर्जा देते हैं। ठीक है, हमारे देश के भी कुछ लोग ऐसे होंगे अमेरिका में, या कुछ कंपनियां होंगी अमेरिका में, जो 1 साल या उससे अधिक समय से रहती हूँ, या 1 साल या उससे कम समय से रहती हूँ। वो दोनों कैटेगरी के लोग होंगे। अमेरिका के लोग या चाइना के लोग हमारे देश में भी रहते हैं, 1 साल से अधिक या 1 साल से कम। उनको उसी कैटेगरी में उसी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों निवासी हो गए, और ये अनिवासी हो गए। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? आईएमएफ की परिभाषा के अनुसार ये जाते हैं। और लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, सुन लेंगे। ये तो नॉर्मल केस है। ठीक है, लेकिन अपवाद क्या है? जैसे मान लिया कि अमेरिका का कोई दूतावास, या चीन का दूतावास, दूतावास समझते हैं ना आप लोग? दूतावास जो है हमारे देश में होगा ही होगा, यानी जिसका भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कूटनीतिक संबंध है, उसके दूतावास एक दूसरे देशों में होते हैं। उन दूतावासों में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, वो उस देश के होते हैं जिस देश का है वो। जैसे भारत में अमेरिका का दूतावास है, तो अमेरिका कर्मचारी काम करेंगे। ठीक है, अगर अमेरिका में भारत का दूतावास है, तो भारतीय कर्मचारी होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये दूतावास तो लंबे समय तक रहता है, 1 साल से अधिक समय तक। अमेरिका में अगर है, तो क्या वो अनिवासी के दर्जे में आएंगे या निवासी के दर्जे में आएंगे? तो इस परिभाषा से उनको मुक्ति मिल गई है। ठीक है, ऐसे लोग जो दूतावास के कर्मचारी हैं, चाहे आर्थिक दूतावास हो, चाहे राजनीतिक दूतावास हो, कोई भी दूतावास हो, कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, इस परिभाषा में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उनकी पूरी इनकम जो है वो देश की राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में जोड़ दी जाती है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दूतावासों में काम कर रहे होंगे, उनकी जो भी इनकम जनरेट हो रही होगी, वो सब हमारे घरेलू और राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी। तो दूतावास के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होते हैं, इस परिभाषा से बाहर है।